अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 का फ़र्स्ट हाफ़ जो है लास्ट लेक्चर में किया था। अब सेकंड हाफ़ करेंगे, मगर इससे पहले मैं फ़र्स्ट हाफ़ का थोड़ा सा रिव्यू दे दूँगी ताकि आपको रिवाइज़ हो जाए। क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो काम किस तरह से करेंगे, या वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब्स को किस तरह से परफॉर्म करेंगे। एक फॉर्मल अरेंजमेंट होता है आपकी जॉब का कि आप अपनी जॉब को किस तरह से डन कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के 6 एलिमेंट्स हैं। वर्क स्पेशलाइजेशन है, उसके अलावा डिपार्टमेंटलाइजेशन, चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड फॉर्मलाइजेशन। तो क्लास इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा जो आपके पास आ रहे हैं वो हम नेक्स्ट अभी इसको डिस्कस करते हैं। मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक, ये इससे अलग हैं। आपके बेसिकली 6 एलिमेंट्स हैं, वो 6 एलिमेंट्स का जो है कम्बिनेशन है वो कि आप इन 6 एलिमेंट्स को किस किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब 6 की एलिमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को किस तरह से कितने वेज में डिज़ाइन कर सकते हैं उसको डिस्क्राइब करें। ओके क्लास, फर्स्ट हमारे पास आता है वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने ग्रुप्स में हैं। मतलब जो काम होगा वो कितने ग्रुप्स में डिवाइड हो सकता है। जैसे अगर आप फुटबॉल स्टिच कर रहे हैं या फुटबॉल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो एक्चुअली फ़ुटबॉल बनाते हुए आपको मल्टीपल स्टेप्स को परफॉर्म करना होता है। किसी को मोल्डिंग करनी है, किसी को स्टिचिंग, किसी को स्विंग एंड किसी को लेसिंग वगैरह करनी है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा पर्सन किस काम में स्पेशलाइज्ड है। आपने उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देनी है। तो उससे ये होगा कि आपका टाइम सेव हो जाएगा और आपको डिफरेंट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में प्रीवियस हमने जो भी डिस्कस किया वर्क स्पेशलाइजेशन, इसमें हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं उनको डिवाइड कर देते हैं कि कौन सा पर्सन किस काम में स्पेशलाइज्ड है। डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जॉब्स हैं उनको डिवाइड कर देते हैं कि आपके प्लांट ये जो फंक्शन डिपार्टमेंटलाइजेशन है इसमें किस तरह से काम होगा। जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन। आपने प्रीवियस पहले लेक्चर जो हमारे पास इससे प्रीवियस लेक्चर था रिव्यू से पहले वाला उसको सुनना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड हाफ इसको सुनना इस लेक्चर को। चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस टू एलिमेंट्स। चेन ऑफ कमांड में ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ अथॉरिटी किस तरह से मूव कर रही है। अथॉरिटी एक्चुअली राइट होता है जो कुछ लोगों के पास आप स्पेसिफाइड कर देते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनमें टॉप लेवल मैनेजमेंट से ये मूव ऑन होता है एंड लोअर लेवल तक जाता है। टॉप लेवल के पास ज़्यादा अथॉरिटी है, उसके बाद मिडल के पास उससे कम एंड लोअर के पास उससे कम होती है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल में होता है कि एक मैनेजर जो है एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिवली कितने एम्प्लॉयज़ को एट वन टाइम मैनेज कर सकता है। मतलब आप एक टाइम पे कितने एम्प्लॉयज़ को लीड कर सकते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ को अफेक्टिवली उनके काम पे कंसंट्रेट करवा सकते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट हमारे पास आज का लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बेसिक टर्म्स हैं मैनेजमेंट की। सेंट्रलाइजेशन में एक्चुअली ये होता है कि क्लास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम जो लोग जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनमें कुछ के पास तो अथॉरिटी ज़्यादा होती है, कुछ के पास अथॉरिटी कम होती है। एक्चुअली होता यह है कि हम 2 टर्म्स यूज़ करते हैं जब हमने डिसीजन मेकिंग करना होती है। डिसीजन मेकिंग कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो लोग काम कर रहे हैं उनमें कौन कौन से लोगों के पास राइट है कि वो डिसीजंस ले सकते हैं। अगर तो आपका राइट सिर्फ चंद लोगों के पास है, डिसीजन लेने का राइट चंद लोगों के पास है, तो डैट इज़ द सेंट्रलाइजेशन कि आपका जो डिसीजन है वो सिर्फ कुछ लोगों तक महदूद है। कुछ लोग मिलके उसको उस डिसीजंस को ले रहे हैं, एक्चुअली ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले रही। सेंट्रलाइजेशन
सेंट्रलाइजेशन इज द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग टेक्स प्लेस एट अपर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोग मीन्स अपर लेवल, डेफिनेटली कुछ लोग डिसीजंस लेंगे तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही होगी जो डिसीजंस लेगी, वो अपने से मिडल एंड लोअर लेवल है उसको इन्वॉल्व नहीं करती, ना उनके डिसीजंस लेती हैं ना उनसे सजेशंस लेती हैं, जबकि ये एक नेगेटिव पॉइंट काउंट होता है। उसके बाद सेकंड हमारे इससे ऑपोजिट आता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्लास डिसेंट्रलाइजेशन में होता ये है कि आपके जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं आप सबको डिसीजंस में इन्वॉल्व करते हैं। डिसीजंस में ये नहीं कि आप सबको मीटिंग में बिठाएंगे और सबसे जब डिसीजन ले रहे हैं तो सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअली ये नहीं होता। आप उनसे ओपिनियंस लेते हैं, आप उनसे पूछते हैं, सजेशंस लेते हैं कि अगर हम ये डिसीजन लें तो क्या ये डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के लिए ठीक होगा या नहीं, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं। एक्चुअली आप उनको डिसीजन मेकिंग में किसी हद तक इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सेंट्रलाइजेशन में होता ये है कि आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन सिर्फ ले रही है तो इसमें डिसीजंस आपके जल्दी लिए जा सकते हैं, आपके डिसीजन में जो टाइम वेस्टेज फैक्टर है वो निकल जाता है। नेगेटिव में ये है कि आपका डिसीजन जब कुछ जहन मिल के लेते हैं सिर्फ टॉप लेवल के, तो उसमें आपके जो मिडल लेवल एंड लोअर लेवल को नेगेटिव पॉइंट्स नज़र आ रहे होते हैं, आप उनको कंसीडर नहीं करते हैं। इस तरह से आपका डिसीजन जब मिडल एंड लोअर लेवल तक पहुंचता है तो आपको फिर अपने जो डिसीजन के नेगेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो नज़र आते हैं। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन में पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि आप सबको डिसीजंस में इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, आपके डिसीजन के जो सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको हर पर्सपेक्टिव से आप जज कर लेते हैं और इस तरह से आपका डिसीजन अथेंटिक डिसीजन बन जाता है। जबकि इसके नेगेटिव पॉइंट्स में आता है कि आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लेट हो जाता है। जब आपने बहुत सारे लोगों से एट वन टाइम एक डिसीजन लेते हुए पूछना है, सबसे उनकी ओपिनियन सजेशंस वगैरह लेना है, तो उसमें आपके डिसीजंस लेट हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये टेबल नंबर 10.7 है। इसमें सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के कुछ कुछ पॉइंट्स को उसने डिस्क्राइब किया हुआ है, हम इसको देख लेते हैं। इन्वायरमेंट इज स्टेबल। सेंट्रलाइजेशन आपकी कब होती है? जब आपका इन्वायरमेंट स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी मतलब आपको पता है कि नेक्स्ट हमने ये डिसीजन लेना है, उससे नेक्स्ट ये लेना है, उससे नेक्स्ट अनसर्टेनिटी नहीं है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्टेनिटी है तो आपके डिसीजंस जो हैं टॉप लेवल ले रही होती हैं और आपके डिसीजंस जो हैं जल्दी लिए जाते हैं। जब अनसर्टेनिटी आती है तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं उन सबको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनमें अगर जैसे प्रमोशन होती है, सबको पता है कि प्रमोशन किस टाइम में होगी या प्रमोशन के टाइम पे क्या प्रोसेस यूज़ होगा। आपकी स्टेबिलिटी है, सबको पता है मार्च में प्रमोशन सबकी होगी, जो रेलिवेंट पर्सन्स हैं सबकी प्रमोशन होगी, ये स्टेबिलिटी है। यहाँ आपकी सेंट्रलाइजेशन होती है, टॉप लेवल डिसीजन लेते। डिसेंट्रलाइजेशन है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अचानक से अनसर्टेनिटी हो जाती है, मतलब आपकी डिमांड्स कम होना शुरू हो गई हैं, लोग आपसे चीज़ें परचेज़ नहीं कर रहे, या कुछ मिसहैप हो गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए हैं, तो आप ये नहीं करेंगे कि उठ के पहले टॉप लेवल के पास जाएंगे और वहाँ जाके फिर सारा डिसीजंस होंगे। एक्चुअली आपके जो लोअर एंड मिडल लेवल पे लोग होंगे उनको भी ये अथॉरिटी दे जाती है, अथॉरिटी दे दी जाती है कि डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं तो आपने उसी टाइम पे इमीडिएटली उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे डील करना है। उसके बाद हैं लोअर लेवल मैनेजर्स जो हैं इस पे इन्वॉल्व नहीं किए जाते, जबकि ऑपोजिट डिसेंट्रलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद थर्ड में भी ऑलमोस्ट ये कह रहा है कि आपके लोअर लेवल को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। दे डोंट हैव राइट टू से एनीथिंग इन द डिसीजंस आर रिलेटिवली माइनर। ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग अ क्राइसिस ऑन द रिस्क ऑफ द कंपनी फेलियर, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है रिस्क पे काम कर रही होती है। जब कुछ लोग सिर्फ डिसीजंस लेंगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कंपनी इज़ लार्ज, ये भी सिंपल है कि ऑर्गेनाइजेशन के जब बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बड़ी होती है, कंपनी का साइज़ बड़ा होता है एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आप सारे एम्प्लॉयज़ से सजेशंस वगैरह
नहीं ले सकते। उसके लिए आपको सिर्फ कुछ लोगों से सजेशंस लेने होते हैं और काम करना होता है। उसके बाद क्लास हमारे पास आता है फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब काम करते हैं तो हम प्रॉपर एक फॉर्मलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। या हमें पता होता है कि हमारी जॉब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे पर्सनस को या जितने भी एम्प्लॉयज़ या मैनेजर्स वगैरह काम कर रहे होते हैं, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ परफेक्टली पता होती हैं। सबको रूल्स एंड प्रोसीजर्स वगैरह को फॉलो करना होता है, एक फॉर्मलाइज्ड वे से काम करना होता है। इसमें आपकी जो जॉब है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होती है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। मतलब जो आपकी जॉब एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको बताई गई है उसी पे आपको फॉलो करना होता है। अच्छा, क्लास के हमारे 6 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है मैकेनिस्टिक्स एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। क्लास मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दोनों ऑपोजिट स्ट्रक्चर्स हैं। मैकेनिस्टिक जो होता है ये कह लें कि एक्चुअली आपके ये टाइट एंड स्ट्रिक्ट होता है, जबकि ऑर्गेनिक जो है लीनियंट होता है। मैकेनिस्टिक में हम लोग ये करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हमारी जो कंपनी है उसने सारे प्रीवियस 6 एलिमेंट्स को फॉलो करना होता है, प्रीवियस 6 एलिमेंट्स को फॉलो करना होता है। इसमें हम लोगों ने स्पेशलाइज्ड जो पर्सन सब बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होंगे काम में, हमने उन्हें रखना है। उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, आपकी स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है कि एक डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट का काम नहीं होगा। जो डिपार्टमेंट उसको जो काम असाइन किया गया है वो सिर्फ वही काम करेगा। मैं टेबल के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ। उसके बाद आपकी चेन ऑफ कमांड जो है वो भी क्लियर होती है कि कौन सी किसकी मतलब क्या अथॉरिटी किस पर्सन के पास है। नैरो स्पेंस ऑफ कंट्रोल के एक मैनेजर 2, 4 या 6 लोगों को डील कर रहा होता है कि कम लोगों को आपने डील करना है। जितने कम लोग होंगे उतने अच्छे आप डील कर सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजंस जो हैं सिर्फ अपर लेवल लेती हैं, मिडल एंड लो लेवल को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। उसके बाद फॉर्मलाइजेशन कि स्ट्रिक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ को खुद परफॉर्म करेंगे, आपको बार बार डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। जबकि ऑर्गेनिक इसमें बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ऑर्गेनिक में हमारी स्पेशलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम्स बनाते हैं और टीम्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देते हैं। एक दफ़ा में उनके पास एक टीम के पास कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगले प्रोजेक्ट में उसके पास कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप क्रॉस फंक्शनल में काम कर रहे होते हैं। क्रॉस हिरार्किकल टीम्स, इसमें ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप डिपार्टमेंटलाइजेशन को भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि आपकी जो अथॉरिटी है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती। कोई भी पर्सन आपको रूल्स एंड प्रोसीजर्स के बारे में बता सकता है। आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल भी ज़्यादा होता है। डिसेंट्रलाइजेशन होती है, आप सबसे डिसीजंस ले रहे होते हैं या सजेशंस वगैरह ले रहे होते हैं। एंड फॉर्मलाइजेशन आपकी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती। उसके बाद क्लास कुछ हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी एक्चुअली ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिसी है वो किस तरह से यूज़ हो रही है। अगर आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल लीनियंट है, आप कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर जो भी आपका डिसाइड होगा वो स्ट्रेटजी की बेस पे होगा। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को गोल अचीवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं तो यहाँ इनोवेशन ज़्यादा होगी। अगर आप मैकेनिस्टिक को फॉलो करते हैं, आपका स्ट्रक्चर अगर ऑर्गेनिक है तो यहाँ इनोवेशन ज़्यादा होगी कि मतलब आपने फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को दी हुई है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मैकेनिस्टिक है, इसका मतलब है कि आपने फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को नहीं दी हुई। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है लोग सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है साइज़ एंड स्ट्रक्चर। अगर तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ ज़्यादा है तो फिर तो आप मैकेनिस्टिक को फॉलो करेंगे। अगर साइज़ स्मॉल है तो फिर आप ऑर्गेनिक को फॉलो करेंगे। टेक्नोलॉजी में भी यही है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या कहते हैं मैकेनिस्टिक है तो आपकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। आपने जस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फॉलो करना है वो आपका स्ट्रिक्ट होगा। मतलब यहाँ हम
तीन प्रोसेस को यूज़ करते हैं, यूनिट प्रोडक्शन, मैस प्रोडक्शन एंड प्रोसेस प्रोडक्शन। क्लास अगर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ हो रहा है क्या कहते हैं मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर, तो देन आप मैस प्रोडक्शन को यूज़ करेंगे। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है तो फिर आप यूनिट प्रोडक्शन को यूज़ करेंगे और प्रोसेस भी आपका मैकेनिस्टिक पे ही फॉलो होता है। उसके बाद अनसर्टेनिटी अगर आ रही है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर यूज़ होगा, और अगर सर्टेनिटी है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर यूज़ होगा। उसके बाद क्लास सिंपल स्ट्रक्चर एंड सेकंड हमारे पास आता है फंक्शनल एंड डिवीजन स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर में ये होता है कि आपका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है एंड फास्टली आप उसको काम कर रहे होते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर में ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के अकॉर्डिंग आप उनको डिज़ाइन करते हैं। एंड डिवीजन स्ट्रक्चर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो है सेपरेट बिजनेस यूनिट डिसाइड किए जाते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवीजन्स बनाई जाती हैं और उन डिवीजन्स के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। That's it.